कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। घर के सब अफराद शादी में शिरकत करने जा रहे थे और मैं तन्हा रहने के ख्याल ही से उदास हो रहा था। इतने बड़े घर में पहली बार बिल्कुल अकेला था। ये 1963 की बात है। उन दिनों मैं ऑक्सफोर्ड से वापस पलटा था और फिलहाल बेरोजगार था। इससे पहले जब कभी घर वाले कहीं जाते तो नौशी हमेशा मेरे साथ होती, मगर अब उसकी शादी हो चुकी थी और अर्शी या गुड़िया में से कोई भी ये तकरीब मिस करने को तैयार नहीं था। मैं बहुत परेशान था। तन्हा जो मेरी हालत हुई वो मैं ही जानता था। अगर आप किसी एक को और को ना छोड़कर गई अम्मी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया। क्यों भाईजान, क्या आप अकेले डरते हैं? अर्शी ने मेरा मजाक उड़ाया। डरता तो मैं नहीं हूँ, मैंने इस ताने को नागवारी से सुनकर कहा, मगर मैं अकेला नहीं रह सकता। तुम लोग डिस्कस कर लो। अगर कल तक मुझे तुम्हारी राय ना मिली तो मैं सबको छोड़ जाऊंगी। अम्मी बेजार होकर उठते हुए बोली। यह ख्याल मेरे लिए काफी हद तक खुशकुन था। सिर्फ अम्मी चली जाती तो बाकी यहीं होते, इसलिए मैंने झगड़ा खड़ा करना चाहा ताकि कल तक हम कोई फैसला न कर सकें। मगर बदकिस्मती हमारा पीछा कर रही थी। मुझे मेरी ख्वाहिश के बरक्स तन्हा छोड़ दिया गया। बसूरत दीगर मुझे बुज़दिल का लेबल अपने माथे पर चश्मा कराना था, जो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं था। दिन का वक्त रिकॉर्ड सुनकर गुजार दिया, मगर रात होते ही डर और खौफ से मेरी हालत गैर हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अम्मी वगैरह के आने तक मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। सबसे पहले मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं तकरीबात से इतना एलर्जिक क्यों हूँ। फिर मैंने गुड़िया, अर्शी और काशी को कोसना शुरू कर दिया। अगर उनमें से एक आध मेरे पास रह जाता तो क्या था, पता नहीं ये तीनों हंगामों के पीछे क्यों भागते रहते हैं। मगर इस तरह सोचों से वक्त गुजर सकता तो मैं 3 दिन सिर्फ सोच सोच कर ही गुजार देता। मेरी नजरें बार बार अंधेरे की तरफ उठ जाती, दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगते और मैं कांपने लगता। लोग अब भी ये सुनकर हंसते हैं कि मैं 25 साल का होकर भी डरता हूँ। उनका कहना था कि मुझ में मर्दानगी थी ही नहीं, अगर होती तो मैं यूं ना कांपता। उनके मफरूजात अपनी जगह, लेकिन मैं अगर इस कदर डरपोक ना होता तो ये अजीबोगरीब आप बीती जन्म ही क्यों लेती, जिसे शायद कोई भी हकीकत ना समझे। बहरहाल अब मैं ये वाकया बयान करता हूँ। पहले तो आप हमारे घर का नक्शा समझ लीजिए। तमाम घर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही समझ लेना काफी है। गेट से दाखिल होते ही खुला लॉन नजर आता है, जिसके आखिरी सिरे पर आम और यूकलिप्टस के बूढ़े दरख्त झूम रहे हैं। आगे गार्डन है जिसके अंदर घास और फूल के पौधे लगे हुए हैं। दाहिनी जानिब गैराज है। गेस्ट रूम का एक दरवाजा बरामदे में खुलता है और दूसरा लाइब्रेरी में। सामने वाली तरफ एक खिड़की है, जो खुली हो तो लॉन का तमाम मंजर बखूबी नजर आता है। उस खिड़की के नीचे साथ साथ 2 बेड बिछे हैं, उन्हीं में से एक पर मैं था। एक तरफ नजरें दौड़ाता तो तारीकी में डूबा हुआ पोर्च नजर आता और दूसरी तरफ नजर उठाता तो लॉन पर नजर पड़ती। कुछ देर बाद मेरी नजर लॉन की तरफ उठी तो मैं लरस गया। एक लड़की लॉन में चहलकदमी कर रही थी, मगर फौरन मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये तो सिर्फ एक लड़की है और लड़की से डरना कैसा। मगर उस लम्हे में भूल गया कि इस वक्त हमारे लॉन में भला एक लड़की का क्या काम है। मैंने सोचा कि तमाम घर मेरी जिम्मेदारी में है, इसलिए मुझे खौफ दूर करने के लिए घर की हिफाजत करनी चाहिए। ये सोच करके मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं मर्द हूँ और मर्द डरते नहीं। यही सोचता मैं बाहर आ गया। और लड़की, मैंने बरामदे में खड़े होकर जोर से आवाज दी, यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई। उस वक्त मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें मोटी और पलकें लंबी थी, जिस्म छरेरा था। वो सरापाए सफेद लिबास में थी। लंबा सा सफेद लिबास और सफेद दुपट्टा उसकी आंखों में एक अजीब किस्म का तासुर था, जिसे कोई जी होश समझने से कासिर था। ओहो, उसने खनखनाता हुआ कहका बुलंद किया जैसे मैंने कोई लतीफा सुनाया हो। इस अरसे में मैं चलता हुआ लॉन तक पहुंच चुका था। मैं गुलाब की झाड़ी के पास था। वो आम के पेड़ के दरमियान मुझे ख्वाब की सी कैफियत में उसकी आवाज आई। उसके साथ मुझे तेज खुशबू भी आई। ऐसी खुशबू मैंने पहली बार सूंघी थी। मैंने मगरबी फूल देखे थे, मशरकी भी सूंघे थे, हर किस्म के परफ्यूम भी सूंघ चुका था, मगर यह किसी और ही किस्म की खुशबू थी जिसने मुझे मदहोश कर दिया और मैं अपने आपे में न रहा। मैंने उसकी आवाज सुनी जो मुझे दूर से आती हुई मालूम हुई। मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी, तुम्हारी तन्हाइयों का सामान। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा और सुबह तक मैं बेसुध बेहोश पड़ा रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को घास पर पड़े हुए पाया। रात की तमाम बातें मेरे जहन में चक्कर लगाती रहीं और मैं सोचता रहा वो कौन थी, वो कौन थी।
मगर उलझी डोर का कोई भी सिरा मेरे हाथ में ना आया। मैंने सोचा अब रात में हरगिज तन्हा नहीं रहूंगा। ये सोचकर मैंने नौशी को फोन किया। वो कहने लगी, अम्मी तो निसार की शादी में शिरकत करने के लिए चली गई होंगी। हाँ, अम्मी भी और अर्शी काशी गुड़िया वगैरह भी, मैंने जवाब दिया। नौशी ने हस्बे आदत मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो नाकाबिले यकीन, इसका मतलब है आप कल रात अकेले थे। मैंने जुमैनी लहजे में कहा, हाँ तकरीबन अकेला ही था। मेरी इस बात पर वो हैरान होकर बोली, तकरीबन क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरे पास एक लड़की भी थी। नौशी ने हैरत से कहा, लड़की? आपने ये लड़कियों का चक्कर कब से शुरू कर दिया है? वो फिर मुझे छेड़ने पर उतर आई। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता कि बात को मजाक में उड़ा दे, मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। आप और सीरियस, अरे जाने भी दें। नौशी फिर हंसने लगी। प्लीज नौशी मेरी बात सुन लो, मैंने इल्तिजा करते हुए कहा। जी फरमाइए, नौशी के लहजे में शोखी थी। मैं चाहता हूं आज रात तुम और खालिक भाई मेरे पास आ जाओ। क्यों भाई? वो हैरान रह गई। ये मेरी दरखास्त है नौशी, तुम इसे रद्द भी कर सकती हो। फिर मेरी तरफ से इनकार समझिए। नौशी ने बात ही खत्म कर दी। मैंने कहा, वजह? दरअसल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं जो कुछ रोज रुकेंगे, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर तो नहीं आ सकती। वो बोली, आप आज रात भी उसी लड़की को ही। उसने हंसकर बात अधूरी छोड़ दी। खुदा हाफिज। मैंने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। बेबसी से मेरे आंसू निकल आए थे। सच है, मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ देता है। ये तो फिर बहन थी। इनकार पर खुद को तसल्ली दी। अब मसला था रात का। दिन तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाता। मैं फिर सोच में पड़ गया। इसी फिक्र और परेशानी में शाम हो गई, मगर वक्त गुजरने का पता ही न चला। मैं हिम्मत करके उठा, नहाया और वक्त गुजारी के लिए लाइब्रेरी में आ गया। मेज पर एक किताब पड़ी थी, चुड़ैलों और बदरूहों के नरगे में। ये उन्वान पढ़कर मैं चौंक गया कि क्या कल रात नजर आने वाली कोई लड़की चुड़ैल थी या बदरू थी। मगर मैं माफूकुल फितरत बातों पर यकीन नहीं रखता था। मगर वो कौन है? मैंने इससे पहले कभी उसे यहाँ नहीं देखा। अगरचे इन 5 बरसों में जो मैंने ऑक्सफोर्ड में गुजारे थे, यहाँ कई नए मकान बन गए थे और कई नए लोग भी आकर यहाँ सेटल हो गए थे। मुमकिन है मैंने कभी गौर ना किया हो, मगर वो उसका लिबास, वो तो रेशमी था, उस पर मोती टांके हुए थे। वो मुर्दा हरगिज ना हो सकती थी। फिर मुर्दा यहाँ कहाँ आ गया? हमारे घर के नजदीक तरीन कब्रिस्तान तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। अगर बिलफर्ज वो मुर्दा ही थी तो क्या उसे रास्ते में कोई और घर नहीं मिला था? क्या उसे मेरे ही घर आना था, मेरे ही पास? मैं सोचों में उलझता चला गया। सर झटक कर मैंने अलमारियों की तरफ नजर दौड़ानी शुरू कर दी। उठकर एक किताब निकाली और उसके मुताले में मसरूफ हो गया, मगर मैं एक लफ्ज भी ना पढ़ सका। हर फिक्रा यूं महसूस होता गोया मेरे और अजनबी लड़की के जज्बात की अक्कासी कर रहा है। हर फिक्रे पर सोच भटक कर उसी तरफ जा निकलती और मैं झिंझिला कर रह जाता। बाहर देखा तो रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। मैंने तमाम घर का चक्कर लगाया और सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। फिर खुद गेस्ट रूम में आकर बैठ गया। खुली खिड़की से लान का तमाम मंजर बखूबी नजर आ रहा था। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। चांदनी फैली हुई थी और इस चांदनी में मैं मंजर का शैदाई था और चांदनी रातों में घंटों बैठा टिकटिकी बांधे चांद को देखा करता था, हत्ता कि चांद अपना चेहरा छुपा लेता। मगर आज उसी मंजर से मुझे खौफ महसूस हो रहा था और हर चीज पुरस्रार और अजनबी लग रही थी। मैं यही सोच रहा था कि क्या वो अभी आ जाएगी। मेरा जी चाह रहा था वो मुझे कभी नजर ना आए और मैं कल की बात को अपना ख्वाब समझकर भूल जाऊं। ये सब कुछ सोचते हुए मेरी नजरें उन 2 बूढ़े दरख्तों पर लगी हुई थीं, जिनके दरमियान कल रात मैंने उसे देखा था। वक्त बड़ी आहिस्तगी से रिंग रहा था। बिल आखिर 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से बोझल हो गई और दिमाग सोच सोच कर शल हो गया। सर में दर्द महसूस होने लगा, मगर मेरी आंखें नीम व बदस्तूर उन्हीं दरख्तों पर टिकी थीं। अचानक आम के बूढ़े दरख्त से कोई चीज छम से नीचे गिरी। मैंने इतनी दूर बैठे हुए भी ये आवाज सुन ली। मेरी अध खुली आंखें पूरी तरह खुल गईं। ओ मेरे खुदा, ये तो वही थी, वही सफेद मोतियों वाला लिबास और लट्ठे की तरह धुला हुआ चेहरा। मेरा रंग जर्द हो गया। खौफ से खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। वो बिल्कुल कल की तरह लान में टहलने लगी और एक लम्हे बाद वो गायब हो गई। अभी मैं अपनी सांसें दुरुस्त भी न कर पाया था कि मुझे वही खुशबू महसूस हुई, वही तेज खुशबू जो इंसान को मदहोश कर देती थी। फिर वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसने पूरा मुंह खोलकर फलक शिगाफ कहका लगाया। उसके सफेद मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। मैंने इतने चमकीले दांत किसी इंसान के न देखे होंगे। मैं आ गई हूं मेरी जान। मुझे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई और फिर मैं गहराइयों में डूबता चला गया। करने चले थे घर की हिफाजत। एक लड़की को देखकर इतने गाफिल हो गए। मैंने किसी की तंजिया आवाज सुनी और फिर सोचने और समझने की सलाहियत से बेनियाज हो गया। मैं बेहोश हो चुका था।
कॉल बेल की तेज आवाज से मेरी आंख खुल गई। सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। मैं किसी शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ उठा और मुश्किल से गेट तक पहुंचा। खोला तो सामने जमील था। कम इन जिमी। मैंने अपनी तमाम परेशानियां भुलाकर खुद को हैरत अंगेज तौर पर फौरन नॉर्मल किया और जमील को अंदर लाकर तमाम वाकयात उसे सुना दिए। पहले तो वो एक लम्हे के लिए भुनचक्का हो गया। सच कह रहे हो आशी? फिर हंसकर कहने लगा, मजे हो गए तुम्हारे तो। बैठे बिठाए एक अदद हसीना मिल गई, अब ऐश करो। भला एक लड़की से डरना कैसा? फिर मुझे समझाने लगा। उसका नाम पूछा और उसका हदूद अरबा जोग्राफिया मालूम करना, उसे बाहों में लेना और किसी किस्म का डर महसूस ना करना। तुम देख रहे हो आशी, इन 2 रातों में वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। घर की तमाम चीजें भी बकौल तुम्हारे वैसे ही पड़ी रहती हैं। इसका मतलब ये है कि उसका मकसद तुम्हें खौफजदा करना या तुम्हारे घर की कोई चीज गायब करना नहीं, बल्कि वो खलूसे दिल से तुम्हें चाहती है और तुम्हारी तन्हाइयों का सामान है। वरना तुम उसके हाथों बिल्कुल बेबस हो चुके होते। वो तुम्हें जो नुकसान चाहे पहुंचा सकती है। मैं देर तक अपने जिगरी दोस्त और लंगोटिए यार की तकरीर सुनता रहा। वो निहायत हमदर्दाना लहजा इख्तियार किए हुआ था। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, लेकिन जमील बात ये मेरी इस बस में कहाँ है। मैं तो उस खुशबू को सूंघते ही बस गनुदगी में चला जाता हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल जैसे माऊफ हो जाता है। तुम खुद को जगाने की रखने की कोशिश किया करो। तुम सिर्फ खौफ से बेहोश हो जाते हो। ये उस खुशबू का कसूर नहीं, तुम्हारे हवास का है। तुम उसे गोश्त पोस्ट की एक लड़की और अपनी जानकार वाकिफ समझ लो। मजाल है जो खौफ तुम्हारे नजदीक आ सके। जमील ने मशवरा दिया। तुम तो काफी तजुर्बाकार मालूम होते हो, मैंने जमील से कहा। नहीं, तजुर्बाकारी की बात नहीं, वो मुस्कुरा कर कहने लगा। ये नफ्सियाती बात है। नफ्सियात समझो, सीधी सी बात है। रात का वक्त था, तुम पहली दफा तन्हा थे। ऐसे में एक अजनबी लड़की और वो भी किसी उल्टे सीधे लिबास में नजर आए तो खौफजदा जहन हमेशा बदरूहों और चुड़ैलों तक जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा? रात के अंधेरे में तो खौफ दरख्त को भी जिन भूत बनाकर पेश करते हैं। चुड़ैलों वगैरह पर मेरा यकीन भी पुख्ता नहीं। और चुड़ैलें और बदरूहें इंसानों को अपना जिस्म पेश नहीं करती, बल्कि नुकसान पहुंचाने के दर पे रहती हैं। जहां तक मेरे मुताले और मालूमात का ताल्लुक है, उससे तो यही जाहिर होता है कि अगर उनका कोई वजूद है तो उनमें रहम नहीं होता, बल्कि वो जुल्म से भी आगे चली जाती हैं। मैंने जमील की बातों को गौर से सुना। बेशक वो दुरुस्त कह रहा था। ऐसे हमदर्द दोस्त की कुर्बत से मुझे सुकून मिला। मैंने जमील से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम आज रात मेरे साथ सो जाओ? सिर्फ आज की रात की बात है, कल तो अम्मी वगैरह आ जाएंगी। उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं। 2 बातें, एक तो ये कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी गुफ्तगू का तुम पर क्या असर हुआ। दूसरा अगर ये कि वो वाकई तुम्हारी खैर ख्वाह है तो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बशर्ते कि तुम उसे मायूस न करो, ख्वाह तुम्हारी अम्मी ही क्यों ना आ जाएं। शायद अभी जमील कुछ और कहता, मगर मेरी खौफजदा निगाहें देखकर उसने अपनी नजरें भी खिड़की की तरफ कर दी, जहां मैरून कलर के पर्दे पीछे चौड़ा सा कागज साफ नजर आ रहा था। वो कागज यहां पहले तो नहीं था, मैंने मुश्किल से कहा। जमील ने आगे बढ़कर पर्दा हटाया। अब कागज पर लिखी हुई तहरीर नुमाया थी। तुम्हारे हमदर्द और राजदां दोस्त जमील की तमाम बातें हरफ बहरफ दुरुस्त हैं, फकत तुम्हारी दोस्त। कागज पर लिखा हुआ था। मैंने हैरत से जमील की तरफ देखा। वो भी हैरान होकर मेरी तरफ देख रहा था। जमील ने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिए, फिर चारों तरफ घूमकर मुझसे कहने लगा, सूंघो आशी, अजीब सी खुशबू का हल्का सा एहसास होता है। मैंने गौर किया तो बिल्कुल वैसी खुशबू कमरे में फैली हुई थी। जमील ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी से कहा, ऐसी ही खुशबू थी ना? हाँ, बल्कि वो बहुत तेज थी, मैंने सूंघते हुए कहा। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। अगर रात को तुम वाकई खौफजदा हो गए थे तो चीखने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे घर के बाहर मौजूद हूँगा और डरना बिल्कुल नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे इस्तेमाल जरूर करना। मैंने देखा वहां अब्बू का कैमरा रखा हुआ था। मैं उसकी बात समझ गया, इसलिए सर हिला दिया। वक्त बड़ी आहिस्ती से रेंग रहा था और मैं बेचैनी से टहल रहा था। खुदा खुदा करके शाम हुई। मैंने कैमरा पकड़ लिया और उसमें रोल चेक किया, जो उन्हीं दिनों गालिबन अब्बू ने डलवाई थी। फिर मैं कैमरा उठाए बाहर आ गया। गो कि मेरा ख्याल तस्वीरें बनाने का नहीं था। ताहम जब मैंने डूबते सूरज की मध्यम किरणों को आम और पेड़ों के दरमियान देखा तो जी चाहा कि एक अदद तस्वीर बना लूं। मैंने कैमरा दुरुस्त किया और एक तस्वीर ले ली। नीचे फूलों का तख्ता था और उसके दोनों तरफ आम के दरख्त थे। सूरज डूब रहा था। शाम हो गई। कुछ खाने को जी ना चाहा। मैंने सब कमरे बंद किए, एक एक जगह को अच्छी तरह जांचा और गेस्ट रूम के उसी बेड पर आकर बैठ गया। बाकी दिनों के मामूल की तरह उस रोज भी मुझे छम की आवाज सुनाई दी। मैंने कैमरा खिड़की में रख दिया और इस तरह के सामने बैठे हुए शख्स की तस्वीर आसानी से बना सकूं। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुतरन्नम आवाज में कहा हो, क्या मैं अंदर आ सकती हूं?
मैंने जमील की बातें जहन में दोहराते हुए कहा, आ जाइए। ओहो, खुशबू के ज़बरदस्त झोंके के साथ वो कमरे में दाखिल हो गई। तो तुमने मुझसे दोस्ती कर ही ली? जी हाँ। मैं उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मैं वाकई बहुत तन्हा हूँ। मुझे किसी साथी की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। उफ मेरे खुदा, उसका हाथ बर्फ़ की तरह यख और ठंडा था। मेरे सारे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई और मैं सर से पांव तक कांप कर रह गया। तशरीफ़ रखिए। मेरे दांत यूं बजे जैसे सख्त सर्दी में कपड़ों के बगैर खड़ा कर दिया गया हो। और वो भी बैठ गई। वो मुस्कुरा रही थी और अपनी मोटी मोटी गलाफी आंखों से कमरे की चीज़ों को तजस्सुस भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, आप अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम, मुझे नगीना कहते हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। आप कहाँ से आई हैं? मेरा मतलब है कहाँ रहती हैं? मैं गड़बड़ा गया। सोचिए तो हर जगह, अगर देखिए तो कहीं नहीं, उसने मुहम्मिल सा जवाब दिया। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मेरा मतलब है कि अगर आपसे कहूँ कि मैं बूढ़े आम के दरख्त पर रहती हूँ मगर नज़र नहीं आती तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नज़र नहीं आती हूँ, उसने तफसीलन जवाब दिया। आप मुझ जैसी इंसान तो नहीं हैं? मैंने एक और सवाल किया। जी नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली। बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुस्कुराते रहना उसकी आदत है, क्योंकि वो तमाम वक्त मुस्कुराती रहती थी। मैंने पूछा, आप चाय पियेंगी? जी मैं चाय नहीं पीती, उसने जवाब दिया। दूध तो पीती होंगी ना? मैंने पुरुमीद नज़रों से उसे देखकर कहा। मुझे खाने पीने का मत कहिए, मैं इन बातों से बेनियाज हूँ, वो उलझ कर बोली। क्या मतलब? यानी आप खाए पिए बगैर जिंदा रहती हैं? मैंने आंखें फाड़ कर उसे देखा। सुनिए, मेरी बातों को संजीदगी से सुने और उन पर यकीन कीजिए। मैं आप जैसी इंसान हरगिज़ नहीं हूँ। मैं बगैर खाए पिए जिंदा रहती हूँ, अपनी मर्जी से गायब भी हो सकती हूँ और नज़र भी आ सकती हूँ। मैं जिस जिन से तल्लक रखती हूँ उसके बादशाह की बेटी हूँ और अपने बाप की इजाज़त से आपसे मिलने आई हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ मत पूछिए। आपने तो मेरा मुकम्मल बायोडेटा लेना शुरू कर दिया, वो बोलती चली गई। बहुत बेहतर, मैं अब कुछ नहीं पूछूंगा, मैंने आहिस्तगी से कहा। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर कैमरे का बटन दबा दिया। मुझे यकीन था कि उसकी तस्वीर आ चुकी होगी। अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ यानी रात से पहले, तो मैंने फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरा ख्याल है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जो मुझसे कहना चाहें इसी वक्त कह लिया करें, नगीना ने तजवीज़ पेश की। आप होती तो यही है ना? मैंने पूछा। ज़रूरी नहीं, कभी कभार मैं हुकूमत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाती हूँ। इस सूरत में यहाँ नहीं होती, उसने जवाब दिया। आप भी तो कुछ कहें, इतनी देर से मैं ये बातें किए जा रहा हूँ। जब मुझे कोई बात ना सूझी तो मैंने झट से कहा, मैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकती कि ये कैमरा मेरी तस्वीर लेने के लिए रखा गया है। उसने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कैमरा हाथों में ले लिया। लेकिन अगर आप पसंद करें तो मैं आपकी एक तस्वीर बना लूं। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसने मखसूस अंदाज में कहा। आप गालिबन हर काम ज़रूरत के तहत करती हैं। मैंने पूछा, अशर आप फिर मेरी ज़ात के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं? वो कुछ नाराज़ होकर कहने लगी। मैंने कहा, सॉरी, मैं भूल गया था। मुझे हैरत थी कि आज मैं नॉर्मल क्यों हूँ, मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ। वही खुशबू मेरे चारों तरफ फैली थी, वही लड़की मेरे पास बैठी थी, मगर आज मैं मुकम्मल होशो हवास में था। जमील का कहना था कि मैं उसे गोश्त पोस्ट की लड़की समझ लूँ तो डरूंगा नहीं, लेकिन उसने खुद इकरार किया था कि वो इंसानों की तरह नहीं। फिर मैं मुतमईन क्यों था? मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कोई बात तो कीजिए ना। नगीना की आवाज़ से सोच का सिलसिला धागे की तरह टूट गया। मैं क्या बात करूं, बोलने लगूं तो आपकी ज़ात तक जा पहुंचता हूं। खाना पीना आप पसंद नहीं फरमाती, फिर आप ही कोई बात कीजिए। मैंने उसकी ख्वाहिश को उसी को वापस लौटा दिया। अच्छा फिर आप लेट जाएं, गालिबन आपको नींद आ रही है, नगीना ने अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाते हुए कहा। मैं लेट गया और मेरा सर दबाने लगी। ज्यों ही उसका हाथ मेरी पेशानी माथे से मस हुआ, मैं कांप गया। पूरे जिस्म में सर्दी और बिजली की शदीद लहर दौड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं गनूदगी में चला गया। मुझे ज़बरदस्त झटका लगा और मैं हैरत से उठकर बैठ गया। मैं कमरे में अकेला था। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। मैं नाश्ते से फारिग ही हुआ था कि बेल की आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। गेट खोला तो सामने जमील खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखते ही पूछा, रात कैसी गुजरी अशर? अब मेरी भी सुनो, जमील ने फिर कहना शुरू किया। रात मैं 10 बजे के करीब तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे घर। अभी मैं गेट के करीब भी नहीं पहुंचा था कि मेरे मुंह पर किसी का जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो सुर्ख रंग का लिबादा ओढ़े एक बदसूरत औरत खड़ी थी। उसके गले में छोटी छोटी खोपड़ियों का हार था और वो गजबनाक निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। जमील चुप हो गया। मैं सोचों में खो गया। जमील की आवाज़ ने मुझे जल्दी ही सोचों से निजात दिला दी। चलो आशिर, नेगेटिव एक्सपोज करा लें।
मैंने कैमरा उठाया, रील निकाली और जमील के साथ चल पड़ा। इचरे का एक फोटोग्राफर जमील का दोस्त था। जमील ने रोल उसे दे दिया। मैं घर आ गया। मेरा ख्याल था अम्मी आ गई होंगी, मगर मुझे हैरान हो जाना पड़ा कि घर बिल्कुल सुनसान था। अभी मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि अम्मी और घर वाले अभी तक क्यों नहीं आए कि टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, अशर स्पीकिंग। मैंने रिसीवर उठाकर कहा। हेलो अशर, खैरियत से गुजर रही है? मैं आवाज़ पहचान गया, मेरी अम्मी थी। जी हाँ अम्मी, आदाब। सुनो अशर, निसार की दुल्हन के नाना का इंतकाल हो गया है। अब उसकी शादी 1 महीने बाद हो। अगर तुम चाहो तो हम 1 महीना यहीं रह लें, दोबारा आना मुश्किल होगा। हम चाहते हैं कि शादी अटेंड करके ही जाएं। अम्मी अपने मतलब पर आ गईं। जी अम्मी, मेरी तरफ से आप बेशक 2 महीने रहें, मगर आप इतना अरसा वहां रहकर क्या करेंगी? बेहतर है कि वापस आ जाएं, मैंने राय दी। वो कहने लगी, मगर इतनी दूर से रोज रोज आया भी तो नहीं जाता। अम्मी ने कहा, चलिए फिर जैसे आपकी मर्जी, और मैंने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। उस रात फिर खुशबू के साथ नगीना चली आई। हम घंटों बैठे बातें करते रहे, हत्ता कि रात गुजर गई और मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। मुझे समझ ना आती कि मैं नगीना के जाने से पहले सो क्यों जाता हूँ, वो मेरी मौजूदगी में क्यों नहीं चली जाती। नगीना बिलाशुबा बेहद खूबसूरत थी। उसका लिबास भी ज्यादा काबिल एतराज नहीं था। बस सिर्फ उसकी मौजूदगी में मुझे एक बात से उलझन होती कि उसका जिस्म बहुत सर्द और ठंडा होता था। अगर कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेती तो मेरे बदन में सर्दी की शदीद लहर दौड़ जाती और मेरे लिए खुद को नॉर्मल रखना दुश्वार हो जाता। सुबह ही सुबह जमील आ गया। मेरे साथ फ्रॉड करते हो, उसने छूटते ही कहा। फिर एक लिफाफा मेरी तरफ फेंक दिया। ये तस्वीरों वाला लिफाफा था। मैंने खोल कर देखा। कुछ तस्वीरें अब्बू ने खींची थी। एक वही डूबते सूरज की तस्वीर थी और आखिरी तस्वीर में गेस्ट रूम का एक बेड था और 2 कुर्सियां थी। दीवार पर लगी सीनरी और कैलेंडर थे, मगर नगीना उनमें मौजूद नहीं थी। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, यकीन करो जिमी, मैंने खुद तस्वीरें खींची हैं। ये मेरे बेड के पास सफ़ेद दफ़ा देख रहे हो ना, यहीं वो बैठी हुई थी। अब कैमरे की आंख में नहीं आई तो मेरा क्या कसूर? मैंने बड़ी बेचारगी से कहा। जमील रूठा रूठा खड़ा था। रात को हस्बे मामूल नगीना आ गई। आज हम तस्वीरें खींचेंगे, मैंने कैमरा पकड़कर कहा। कहने लगी, बेफायदा होगा अशर, मैं कैमरे की निगाहों में नहीं आ सकूंगी। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। तुम धुएं की तस्वीर ले सकते हो क्या? नगीरा, मेरी बदकिस्मती देखो कि तुम्हारी तस्वीर नहीं आती, मैंने सर पटक कर कहा। छोड़ो इस जिक्र को, ये सब बेकार है, वो एक अदा से बोली। नगीना ने इसे बेकार कहा तो मैंने जमील का वाकया सुनाया और पूछा, क्या तुम उस सुर्ख लिबादे वाली डायन को जानती हो? कहने लगी, उसे डायन मत कहो, वे मेरी मुहाफिज थी। नगीना मुस्कुराई। दिन बेरौनक और रातें नगीना की कुर्बत में गुजरने लगीं। जमील उस दिन के बाद नहीं आया। मैंने उसके घर फ़ोन किया तो पता चला वो कराची जा चुका था। मैं बुड़बुड़ाया, मुझसे मिले बगैर, मुझे बताए बगैर वो चला गया। यकीनन मुझसे नाराज़ होकर गया होगा, वरना ये कैसे मुमकिन था कि वो जाते हुए मुझे ना मिलता। मैंने सोचा, जमील को भूल जाओ अशर, वो अब कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। दुनिया के किसी कोने में, किसी गोशे में जमील का वजूद नहीं। मैं अपने रास्ते में आने वाले या टांग अड़ाने वाले का यही हशर करती हूँ, और तुम्हें तो मैंने खुद चुना है। मैं उसके ये फिक्रे कभी नहीं भूल सकूंगा और ना भूल सका। जमील की याद के साथ ही मुझे अपने आप पर बोझ सा महसूस होने लगा। मैं समझता हूँ कि जमील का कातिल मैं हूँ, क्योंकि उसके बाद वाकई जमील मुझे कभी नजर नहीं आया। उसके वालिदैन चीखते चिल्लाते मुल्क के कोने कोने में फिरे और आखिरकार मेरे और उनका राब्ता मनकता हो गया। मेरा जिगरी दोस्त, मेरा मुखलिस दोस्त मेरी वजह से छिन गया। वो मेरी खातिर जान पर खेल गया और मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका। एक दिन नगीना कहने लगी, अशर, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वालिदैन के आमने के बाद भी मुझ पर तवज्जो दोगे। इसलिए मैंने शादी को रुकवा दिया ताकि वो ज्यादा अरसा वहीं रहें और इस मुद्दत में तुम मुझे समझ लो। रातें दिनों में तब्दील होती गईं और दिन रात के कालिब में ढलते गए। 1 महीने के बाद गुजरने का पता भी न चला और अम्मी आ गई। रात को सब बहन भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे। नौशी और खालिक भाई भी थे और अब्बू भी उस दिन टूर से वापस आए थे। अम्मी कहने लगी, ये कैसी बुरी मौत थी उस बुड्ढे की। मैंने पूछा, कौन सा बुड्ढा? अरे वही दुल्हन नाना का। अम्मी ने बताया। क्यों, क्या हुआ? मुझसे रहा न गया तो मैंने पूछा। बस रात को बिस्तर से उठा, मुमकिन है चक्कर आ गया और वहीं गिर गया। कमजोर सा तो था, वहीं बेचारा सुरमा हो गया। उसकी तो शक्ल तक न पहचानी जाती थी। अम्मी ने तफसील से बताया। मैंने गौर से अम्मी की तरफ देखकर कहा, अम्मी, हो सकता है उन्हें किसी ने धक्का दिया हो। हाँ, था तो धक्का ही। अम्मी चिढ़ गई, फिर बात पलट कर बोली, आशिर, इस 1 महीना में तुझे क्या हो गया? मैंने अपने आप पर नजर डालते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ अम्मी मुझे? मैं तो तुझे देखकर बड़ी हैरान हुई हूँ, अपना हुलिया तो देखो। मैंने उस दिन पहली मर्तबा अपने आप को आईने के सामने हर जाविये से झांचा। अम्मी की हैरानी बजा थी। बाल बेहद बड़े हुए थे, आंखें सुर्ख थीं जो जागने की चुगली खा रही थीं और शेव भी बड़ा हुआ था। सुबह मैं अपना हुलिया दुरुस्त करने लगा।
शेव की गर्ज से शेवर उठाया ही था कि किसी ने मेरे हाथ से छीन कर फेंक दिया। सरगोशी से कहा, छोड़ें अशर, आप यूं ही खूबसूरत लगते हैं। मैं समझ गया वो नगीना थी, और फिर जैसे मैं पागल हो गया शेव करना छोड़ दिया। हर किसी की तरफ सुर्ख आंखों से घूरा करता और वो डर जाता। अब्बू हर बड़े डॉक्टर, हकीम, पीर फकीर के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि इसके दिमाग में रसोली है, हकीमों ने कहा कि जिगर पर सोजन है, पीरों ने बताया कि किसी जिन का साया है, मगर मैं इन सब बातों को गलत समझता रहा। मेरा किसी काम में जी न लगता। आम के दरख्तों से मुझे इश्क हो गया। सारा वक्त उन्हीं के नीचे बैठा नगीना से बातें करता रहता। वो कभी जवाब देती और कभी ना देती, मगर मैं मुसलसल बोलता रहता। फिर एक दिन मैंने अर्शी और काशी को बुलाया और कहा, अरशद, काशिफ, मेरी बातें गौर से सुनना। पीरों, डॉक्टरों और हकीमों की बातों पर यकीन करना छोड़ दो और माफूकुल फितरत चीज़ों और अफसानों पर यकीन रखो। आजकल नगीना नाम की एक ना नजर आने वाली लड़की मेरी दोस्त है, उसकी मौजूदगी का यकीन करना चाहते हो तो गेस्ट रूम के बाएं कोने से उसकी मखसूस खुशबू सूंघ लो। अर्शी और काशी चुपके से उठ खड़े हुए। साफ जाहिर था कि उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और अब तो अम्मी, गुड़िया, काशी, अर्शी सबका यही ख्याल था कि मैं किसी मावराई ताकत के चुंगल में फंस गया हूँ। अम्मी ने खुद को मोरूज़े इल्ज़ाम ठहराया, काश मैं अशर को तन्हा छोड़ कर न जाती। फिर अब्बू ने किसी ऐसे शख्स को बुलाया जो इस बात का दावेदार था कि वो जिन या भूत को उतार सकता है। उसने मेरे बारे में तमाम बातें सुनी तो फैसला दे दिया कि दोनों बूढ़े दरख्तों को कटवाकर वहां पर पूरा 1 माह तक लोबान सुलगाया रखा जाए और मुझे उनके करीब ना जाने दिया जाए। अब्बू ने अगले रोज ही लकड़हारे बुलवा लिए जिन्होंने दरख्त काटने शुरू कर दिए। अचानक मेरे नाक से वही खुशबू टकराई और फिर नगीना की सरगोशी सुनाई दी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ अशर, तुमने अपनी आंखों के सामने मेरा ठिकाना कटवा दिया है, इसका मतलब है तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। इस बात को सुनकर मैं जैसे पागल हो गया, दौड़कर अब्बू को गिरेबान से पकड़ लिया और जोर से धक्का दिया। अर्शी और काशी करीब खड़े थे। अर्शी को एक ठोकर रसीद की, वो उलटकर गिर पड़ा। काशी के मुंह पर घोंसों की बारिश कर दी, वो भी तेवरा गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ संभलने का मौका ही न मिल सका। अब्बू के सर से खून बहने लगा और एक तरफ अर्शी और काशी गिरे पड़े थे। काश मैं बाप की शान में गुस्ताखी न करता, मगर मैं तो उस वक्त जुनूनी हो रहा था। मुझे इर्द गिर्द का कुछ होश ना था। मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझ पर किसी जिन वगैरह का साया नहीं था। मैंने जो किया इसमें किसी की मर्जी का दखल नहीं था। लोगों का ख्याल गलत है कि मुझ पर जिन सवार था और वही मुझसे ये काम करवा रहा था। अगर ये बात थी तो मुझे याद क्यों है कि मैं ना सिर्फ मुकम्मल होश में था बल्कि सब कुछ बखूबी देख भी रहा था। मैं अपनी इस जुनूनी कैफियत को आज तक कोई नाम नहीं दे सका। जब मैंने किसी को मुकाबले पर नहीं पाया तो एक लकड़हारे को जोर से झटका दिया और उस पर ताबड़तोड़ मुक्के रसीद किए, और फिर दूसरे से आरी छीन ली और उस पर भूखे शेर की तरह झपटा। वो आरी छोड़कर भाग निकला। इतने में अम्मी भी अंदर से आ गईं और अर्शी, काशी और अब्बू भी उठ खड़े हुए। चारों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं उनके काबू में आ गया। फिर सब ने मुझे मिलकर रस्सियों से जकड़ लिया। उफ, किस कदर तकलीफ दे लम्हात थे वो। मेरी आंखों के सामने नगीना का नशेमन तबाह किया जा रहा था और मैं रस्सियों में जकड़ा हुआ गजबनाक निगाहों से सब की तरफ देख रहा था। सरसब्ज घास मुझे कांटों की तरह महसूस हो रही थी। मेरे मुंह से झाग निकल रही थी। आंखें इंतहाई सुर्ख थीं। बस यूं समझ लीजिए कि मैं मुकम्मल मजजूब बन चुका था। करबनाकी का 1 माह गुजर गया। ये माह कई सदियों पर मुहित था। सारे घर में हर वक्त लोबान की बू रची रहती। अब्बू सर पर पट्टी बांधे उसकी हमा वक्त निगरानी करते और मैं रस्सियों में बंधा हुआ पेचोताब खाता रहता। फिर मुझे आज़ादी मिल गई। मुसलसल जकड़े रहने की वजह से मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। रस्सियों के निशानात मेरे जिस्म में खुब गए थे और सोजन भी बहुत थी। नगीना उस दिन के बाद लौटकर नहीं आई। मेरी मजनूनाना सरगर्मियां भी बतदरीज कम होती चली गईं, और जब मैं मुकम्मल होश में आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था और अर्शी की शादी हो चुकी है। काशी अमेरिका जा चुका है। बस घर में सिर्फ अम्मी और गुड़िया रह गईं। वो भी मुझसे डरी डरी और सहमी रहती थी। जब मुझे अपनी ज्यादतियों का एहसास हुआ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। अम्मी से माफ़ी मांगी, अर्शी के घर गया और उसके कदमों पर गिर पड़ा। अब्बू की कब्र पर बैठा घंटों रोता रहा, जैसे वो मुझे आज ही छोड़कर गए हैं। अम्मी ने मुझे माफ़ कर दिया, मगर मेरे हालात मामूल पर ना आ सके। मैंने मुलाजमत के हसूल के लिए बहुत धक्के खाए, मगर कहीं सुनवाई ना हुई। एक रोज़ मैं तशवीशनाक हालत में बैठा था। वही गेस्ट रूम था, वही अशिया की तरतीब थी, मगर पर्दे मैरून के बजाय नीले रंग के थे। उन्हीं रंग के पर्दों के पीछे मुझे एक कागज़ चिस्पा नजर आया। मैंने पर्दा हटाया तो कागज़ पर लिखा था, तुमने क्या मजनू जैसी हालत बना रखी है। मैं नगीना हूँ, मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊँ, जहाँ ना तुम्हारा कोई भाई हो, ना माँ और ना बहन, बस मैं और तुम।
अपनी राय से मुझे जल्दी आगाह करना। फ़कत तुम्हारी दोस्त नगीना। खत पढ़कर मैं देर तक सोचों में डूबा रहा। मैंने तस्वर में खुद को जिनों के हाथ देखा। क्या देखता हूँ कि मैं गलियों और बाजारों में तन्हा फिर रहा हूँ। मेरे पीछे नगीना है। मकानात हैं मगर उनमें रहने वाले गायब हैं। बाजार अशिया से भरे पड़े हैं मगर कोई दुकानदार नजर नहीं आता। दरअसल वो सब गायब थे। चंद लम्हों बाद नगीना भी गायब हो गई और मैं वहां अकेला रह गया। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यहाँ मैं बहन भाइयों और माँ बाप के होते हुए अकेला हूँ, वहां भी अकेला होऊंगा। मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने फैसला कर लिया। और फिर मैं नगीना को राय से कैसे आगाह करूँ, ये तो नामुमकिन है कि मैं भी इसी तरह का एक कागज पर्दे के पीछे रख दूं और वो पढ़ ले। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मैं भाइयों के टुकड़ों पर पड़ा हूँ। आला डिग्रियां तो अब्बू की जिंदगी और हशमंदी की हालत में हासिल कर ली थी मगर कोई माकूल मुलाजमत मिलने की राह नजर न आई। चुनाचे मैंने सोचा कोई गिरी पड़ी मुलाजमत कर ली जाए ताकि अपना बोझ तो खुद सहार सकूं। बस यही सोचकर मैंने एक ऑफिस में क्लर्क बनने की दरख्वास्त दी और खुदा की कुदरत देखिए कि मेरी दरख्वास्त चंद रोज बाद कबूल हो गई। मगर अब मेरा किसी बात में जी नहीं लगता। मेरी जिंदगी नगीना उस जिनजादी की वजह से तबाह होकर रह गई। मैं आज सोचता हूँ कि काश वो 3 दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए होते जिन्होंने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। या काश उस रोज मेरे घर वाले मेरी बात मान लेते और मैं घर में अकेला न रहता, तो शायद ये मेरे साथ हादसा पेश ना आता और मेरी जिंदगी यूं खराब ना होती। मैं आज अकेला अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। न जाने कब तक ये तन्हाइयाँ मेरा मुकद्दर हैं। उस जिनजादी ने हमेशा के लिए मुझे अकेला और तन्हा कर दिया और मेरी जिंदगी को बेमकसद बना दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।